हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास शिक्षा से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको तैयार करने की कोशिश करिए। या आपके एग्जाम में इसमें से निश्चित ही कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको सारे बुक से, सारे चैप्टरों से इसमें संग्रहित किया गया है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कथानक इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक और कथात्मक इतिहास के जनक, दोनों के जनक हैं हेरोडोटस। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, प्रबोधक इतिहास के जनक कौन है? तो प्रबोधक इतिहास के जनक हैं थ्यूसिडाइडस। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तीसरा है, वैज्ञानिक इतिहास के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक इतिहास के जनक हैं रैंक। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित ही आने की संभावना है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि इतिहास एक आलोचनात्मक विज्ञान है? तो प्रोफेसर घाट ने लिखा है कि इतिहास क्या है, एक आलोचनात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरोरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स मतलब दौड़ का मैदान, यानी शिक्षा के लिए इसको प्रयोग किया है, शिक्षा के क्षेत्र में दौड़ का मैदान। तो यह है लैटिन भाषा से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सांस्कृतिक युग सिद्धांत का या पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवक्ता कौन है? तो यहाँ आप देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। सांस्कृतिक युग सिद्धांत या पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक है अमेरिका के डॉक्टर स्नेले हॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सांस्कृतिक युग सिद्धांत के अनुसार इतिहास की शिक्षा व्यवस्था को कैसे विभाजित किया गया है? व्यवस्था कैसे की गई है इसकी? इसके आधार पर सांस्कृतिक युग के सिद्धांत की, ये देखिए सांस्कृतिक युग के सिद्धांत के अनुसार। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है, कैसे इसको व्यक्त किया है। प्राचीन काल के इतिहास को बांटा गया है प्राइमरी स्तर पर, और मध्यकाल के इतिहास को जूनियर हाई स्कूल पे, ये हो गया। वर्तमान काल के इतिहास को हाई स्कूल के स्तर पे, और वर्तमान काल के आलोचनात्मक इतिहास को उच्च प्राथमिक यानी इंटरमीडिएट के क्लासों में इसको विभाजित किया गया है। किसके सिद्धांत पे, ये याद रखना है, सांस्कृतिक युग के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां चलते हैं, जीवन गाथा सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है? जीवन गाथा सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक हैं कार्ल लाइल। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कालक्रम के अनुसार भारतीय इतिहास के विभिन्न स्तरों के लिए कैसे निर्धारित किया? तो ऊपर ये है कालक्रम, ये ध्यान रखना बस आपको कि क्वेश्चन का ये जो मेन पार्ट है वो याद रखना है। कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। पहला है प्राचीन काल। प्राचीन काल कक्षा 6 के लिए है, राजपूत संकलित काल कक्षा 7 के लिए, मुगल काल कक्षा 8 के लिए, ब्रिटिश काल कक्षा 9 के लिए, और आधुनिक काल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कक्षा 10 के लिए। इसको कालक्रम के अनुसार बांटा गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इंद्रियों के प्रयोग पर श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने भागों में व्यक्त किया गया है? इसमें से एक, ये क्वेश्चन तो 100% पक्का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो इंद्रियों के प्रयोग पर श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो एड्स, दूसरा दृश्य सामग्री विजुअल एड्स, एंड तीसरा है ऑडियो वीडियो एड्स। तो श्रव्य सामग्री क्या होता है? श्रव्य मीन्स ऑडियो, यानी जिसको हम केवल सुन सकते हैं, दृश्य में केवल देख सकते हैं, और श्रव्य दृश्य में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। श्रव्य सामग्री का जैसे रेडियो है, रेडियो को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। दृश्य सामग्री में है जैसे आपका चार्ट आ गया, मॉडल आ गया,
तो इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, वो सुनाई नहीं देगा। ठीक है, मैप आ गया। और शब्द दृश्य सामग्री में हो गया ऑडियो वीडियो, इस मतलब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे हमारा हो गया आपका वीडियो टेप, वीडियो देखेंगे भी और सुनेंगे भी। टेलीविज़न, टीवी, पिक्चर भी देखेंगे और आवाज़ भी सुनेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में, 3-4 दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा शब्द सामग्री नहीं है, कौन सा है, तो इसको आप वो समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो केंद्रीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीलर। जीलर कौन थे? जीलर 2 हार्वर्ड के शिष्य थे। हार्वर्ड जिसने पंचपदी प्रणाली दिया था वो वही है हार्वर्ड। और हार्वर्ड के क्या है? सहसंबंध के प्रतिपादक भी हैं हार्वर्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हार्वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन होता है, यहाँ खाली जगह जो है बहुमुखी, ये आ सकता है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। ये हो गया आपका बहुमुखी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीडोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख कितने सोपान होते हैं? सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख 6 सोपान होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? डी एलन सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक हैं। जिन्होंने इनके क्या प्रतिपादक जो 6 सोपान दिए हुए हैं, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, भी एग्जाम में आता है, इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। ठीक है, तो पहला सोपान है पाठ का आयोजन, दूसरा पाठ का पढ़ाना या शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, और चौथा है पुनः आयोजन रीप्लानिंग, फिर पाँचवा है पुनः शिक्षण है, छठवां है पुनः प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। तो इसको हम समझ लेते हैं क्या है। सूक्ष्म शिक्षण में क्या करते हैं? पाठ का आयोजन यानी प्लानिंग करते हैं कि क्या पढ़ाना है। ठीक है, फिर शिक्षण करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, फिर प्रतिपुष्ट करते हैं, फिर उसका फीडबैक लिखते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या त्रुटि हुआ है, शिक्षक के द्वारा क्या क्या गलतियाँ हुई। फिर उसके बाद इसी प्रक्रिया को पुनः आयोजन यानी फिर से रीप्लानिंग करते हैं, फिर से पढ़ाना शुरू करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं कैसे पढ़ाएंगे। पुनः शिक्षण, फिर रीटीच करते हैं। जैसे पिक्चर में आप लोग देखते हैं, मूवी में रीटेक होता है, यानी एक टेक दिया, उसमें उसका सीन सही नहीं हुआ, फिर दोबारा टेक देगा। इसी तरह से इसमें रीटीच होता है, यानी एक बार पहले पढ़ाया, फिर इसमें हम क्या किए? फीडबैक लिए, प्रतिपुष्टि किए, उसमें त्रुटि पाया हमने, तो त्रुटि पाया तो फिर उसको हम लोग फिर से रीप्लानिंग करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, पुनः शिक्षा करेंगे, फिर पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे, यानी फिर से दोबारा फीडबैक लेंगे। यानी ये प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक शिक्षण कौशल के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये प्रक्रिया हम दोहराते रहते हैं। तो यही 6 सोपान हैं जिसमें हम अपने कौशल को विकसित करते हैं, शिक्षण कौशल को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अपने शिक्षण कौशल को विकसित करते उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं। तो ये हो गया, ये भी आएगा। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सोपान कितने होते हैं? सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? सूक्ष्म के जो तीसरा सोपान है उसका नाम क्या है? तो इसको क्रमबद्ध तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ का आयोजन, पढ़ाना, प्रतिपुष्टि, पुनः आयोजन, पुनः शिक्षण, और ये दे देगा, इसको अलग अलग क्रम में देगा आगे पीछे, और बोलेगा कि इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखिए, क्रमवार तरीके से। तो ये इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण की प्रदर्शन विधि है, कौन सी विधि प्रदर्शन विधि है? प्रदर्शन विधि क्या है? तो वो प्रदर्शन विधि होती है शिक्षक केंद्रित। कई सारे ऑप्शन देंगे, उसमें शिक्षक केंद्रित भी रहेगा। कौन सा एक संज्ञात्मक डोमेन का हिस्सा नहीं है? तो संज्ञात्मक डोमेन का हिस्सा कौन सा नहीं है? ग्रहण। ग्रहण संज्ञात्मक डोमेन का हिस्सा नहीं है। ज्ञान, बोध और विश्लेषण संज्ञात्मक डोमेन क्या होता है? ब्लूम टेक्नोनॉमी में आप देखे होंगे, तो ब्लूम टेक्नोनॉमी के जो होते हैं 3 डोमेन होते हैं। पहला होता है संज्ञात्मक या ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक में क्या होते हैं? ज्ञानात्मक में 6 सोपान होते हैं। कौन कौन सा होता है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। तो इसमें से 3 दिया हुआ है, ज्ञान, बोध और विश्लेषण दिया हुआ है, और एक ग्रहण। ग्रहण इसमें नहीं होता है, ये ग्रहण क्या होगा? डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो इसको भी याद करना जरूरी है। इसको याद कर लेंगे कि संज्ञात्मक पद में जो 6 सोपान होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
रॉबर्ट मेगन ने व्यवहारिक रूप में उद्देश्य को लिखने हेतु निम्नलिखित में से किससे आधार माना है? तो रॉबर्ट मेगन का जो व्यवहारिक रूप से उद्देश्य लिखने का तरीका, तो किसका आधार मानकर? ब्लूम के वर्गीकरण को, यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी को आधार मानकर उन्होंने इसका वर्णन किया। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? यानी जो करके सीखा था, यानी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि हम करके सीखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम को 8 प्रकार किसने दिया है? यानी 8 प्रकार में किसने भागा? तो जहाँ पे 8 प्रकार की बात आ जाएगी, 8 वर्ड आ जाएगा, 8, वहाँ पे सीधे गेने का नाम हम ले लेंगे, ठीक है। और किसी ने 8 प्रकार नहीं दिया है तो इसका नाम होगा R.M. गेने। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के कितने घटक होते हैं? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के घटक होते हैं 4। नेक्स्ट आता है संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं ब्रूनर। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि या अध्यापक केंद्रित विधि या टीचर केंद्रित विधि? इसी तरह से क्वेश्चन आता है बदल बदल के, शिक्षक की जगह पे अध्यापक लिख देगा, टीचर लिख देगा। तो यह है व्याख्यान विधि, यानी टीचर ही क्या करता है? व्याख्या करता है, बस, ठीक है। तो इसलिए टीचर केंद्रित है, टीचर ही व्याख्या को करता है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा के कितने चरण होते हैं? चरण होते हैं, फिर स्तर होते हैं, स्टेज होते हैं, तीनों एक ही चीज़ है। कहीं चरण दिया हो क्वेश्चन में, कभी स्टेज दे देगा। तो अब खास करके क्या करना चाहिए कि हमको इंग्लिश वाले प्रश्न को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सारे चीज़ों की इंग्लिश एक ही होती है। स्टेज, इंग्लिश में स्टेज लिखेंगे, हिंदी में चरण भी लिख सकते हैं, स्तर भी लिख सकते हैं। तो शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तो मेरा एक वीडियो शिक्षण के सिद्धांत में विधियाँ, उसमें इसको अच्छे से समझाया गया है HMS के फार्मूले से। कौन कौन सा होता है? 3 स्तर होता है, स्मृति, बोध और चिंतन। ये फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया भी था, स्मृति, बोध और चिंतन। स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? देखिए HMS। स्मृति H मतलब हर्बर्ट की पंचपदी, यानी हर्बर्ट का कितने सोपान है? 5। फिर उसका आता है स्मृति के बाद आता है बोध का कौन है? HM यानी मॉरिसन के कितने हैं? उनके भी 5 पद हैं, ठीक है। फिर आता है H यानी हंट के कितने पद हैं? 4, यानी 5, 5 और 4। HMS याद कर लेंगे, ये शिक्षण के 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण शास्त्र संबंधित विषय है, तो इसमें ऑप्शन कई सारे दिए होंगे, उद्देश्य, विषय वस्तु, मूल्यांकन, लेकिन इसमें शिक्षण शास्त्र संबंधी किससे? शिक्षण विधि से, क्योंकि शिक्षण करते हैं इसमें शिक्षण विधि से संबंधित है। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग में किसका उपयोग करते हैं? किन चीज़ों में माइक्रो टीच का उपयोग करते हैं? इसमें कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, इसको याद कर लीजिए। समय, छात्र और कौशल, यानी इसमें समय देखा जाता है। समय क्या है? समय बहुत छोटा होता है, 5 से 10 मिनट का शिक्षण होता है। छात्रों की संख्या क्या होती है? वो भी कम होती है, 5 से 10 छात्र होते हैं। और इसमें एक कौशल को, टीचर के एक कौशल को देखा जाता है। तो ये यानी समय, छात्र और कौशल ही तक सही होगा। नेक्स्ट है पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रारंभ में की थी, किसने की थी? हार्वर्ड ने की थी। वही हार्वर्ड यानी जिन्होंने समन्वयक, हार्वर्ड को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। समन्वयक का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड ने, ठीक है। स्मृति स्तर के प्रतिपादक हैं हार्वर्ड। पंचपदी प्रणाली किसका है? हार्वर्ड का। तो हार्वर्ड चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए तो ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, हो जाएगा हार्वर्ड। संकलात्मक मूल्यांकन कब प्रयुक्त होता है? संकलात्मक मूल्यांकन होता है पाठ्यक्रम की समाप्ति, जब पाठ पूरी समाप्त हो जाता है तब उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? मूल्यांकन के बहुत सारे उद्देश्य ऑप्शनल में दिए होंगे, लेकिन ये तुलना करना, किसी एक का दूसरे से तुलना करने या मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तुलना करना। शिक्षण विधि योजना पद्धति के अंतर्गत कुल कितने पद होते हैं? शिक्षण विधि योजना पद्धति के अंदर होते हैं कुल 6 पद। नेक्स्ट चलते हैं। भ्रमण का दोष क्या है? भ्रमण यानी जब हम भ्रमण करते हैं, टूर पे जाते हैं, तो उसका क्या है? भ्रमण करने का दोष है बहुत महंगे स्टूडियो आते हैं, इसमें खर्चीला होता है। जब हम जाते हैं तो हमारे पैसे खर्च होते हैं, इसलिए खर्चीला होता है या महंगा होता है, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। इसको आप समझ के कर लीजिएगा। समस्या समाधान विधि के पहला चरण है।
समस्या समाधान विधि का पहला चरण है समस्या की पहचान करना, समस्या को जानना क्या समस्या है, तभी उसका हम समाधान निकाल सकते हैं। समस्या की पहचान करना। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास हुआ था सैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। किस एसचंद के द्वारा? 1961 में। ये भी आ सकता है कब हुआ था? 1961 में। किसके द्वारा? किस एसचंद के द्वारा? किस विश्वविद्यालय में? सैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो सूक्ष्म शिक्षण पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो वीडियो को आप लोग देखकर सूक्ष्म शिक्षण को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें भी इससे चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपका सैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है योजना विधि को किसने प्रतिपादित किया था? योजना विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। योजना विधि और प्रतिपादक, सबके प्रतिपादक को याद कर लीजिएगा आप लोग। सारे जो है जितनी भी विधि है, समस्या समाधान विधि, योजना विधि। अनुशीलन प्रश्न कौशल के कितने घटक होते हैं? अनुशीलन प्रश्न कौशल के 5 घटक होते हैं। तो देख लेते हैं 5 घटक कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं इसको। पहला है संकेत देना, दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति, तीसरा है पुनः केंद्रीकरण, चौथा है पुनः प्रेषण और पांचवा है आलोचनात्मक सजगता। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्रमबद्ध तरीके से। कोई भी चीज़ याद करिए क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न में आता है उसको करने के लिए। पाठ योजना के सोपानों को क्रमबद्ध करिए। पाठ योजना, तो पाठ योजना किसने दिया था? फिर वही आ गया पाठ योजना, फिर हार्वर्ट यहाँ पे आ गए। हार्वर्ट ने पंचपदी योजना दिया था। उसका क्या है नाम को याद कर लीजिए। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, प्रयोग एंड पुनरावृत्ति। तो इसमें ये भी आ सकता है कि ये पद दे देगा, इसमें से 4 कोई ऊपर के नीचे, तो बोलेगा इसको क्रमबद्ध तरीके से करिए। तो इसको लाइन से आप लोग रट लीजिए। पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, प्रयोग एंड ये पंचपदी प्रणाली किसने दी थी? हार्वर्ट ने। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से तैयार करिए, क्रमबद्ध तरीके से तैयार करिए। और हो सके तो चैप्टर कोई भी पढ़िए तो उसको पूरा पढ़िए। जैसे सूक्ष्म शिक्षण है तो उसको पूरा पढ़ डालिए, हर्बर्ट ग्रामर है तो उसको पूरा पढ़िए, ब्लूम टेक्सोनॉमी है तो उसको पूरा पढ़ डालिए। क्योंकि जब विस्तृत में हम पढ़ते हैं तो उससे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गेने का सिद्धांत है तो उसको पूरा पढ़ डालिए। तो इससे महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रहे हैं। अभी जो पेपर हुआ है फिजिकल साइंस का, जियोग्राफी का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप तैयार करिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक पाने की कोशिश करिए। धन्यवाद। 20 मिनट हो गए।